आज के इस लेसन में जिसमें हम आपको टॉपिक क्लियर है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से रिलेटेड चर्चाएं कर रहे हैं। तो इस लेसन में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के अंतर की। क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसमें या सिचुएशंस कैसे होती हैं कि आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया जा सकता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टाइम पीरियड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस ड्यूरेशन में, इस अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या है। और इसके बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अंतर आपसे टू साइकिल्स के लिए पूछा जा सकता है। मैं जानबूझ के शब्द 2 साइकिल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 ईयर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जिससे आप ज़्यादा फैमिलियर हैं। ईयर्स का मतलब कंफ्यूजन होता है कई बार। साइकिल्स के टर्म में जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो क्वेश्चन में डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो 2 साल की बात हो गई जिसको आप 2 साइकिल से रिलेट कर पाएंगे। कई बार वो 3 साइकिल से रिलेटेड भी होता है। तो हम एक बार फ्लो देखेंगे पहले कि CISI डिफरेंस का मतलब क्या है और उससे रिलेटेड हर जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूं जो हमने एनालिसिस पहले लेसन्स में करी थी, उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख पाएं। और कुछ मैंने उस टाइम पे बोला भी था, उसकी भी आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपके सामने दी गई है और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका लिख दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है पर एनम। ठीक है, पर एनम है। जब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे ना लिखा हो तो आप जान लेना कि पर एनम है, कंपाउंडिंग भी पर एनम हो रही है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, ये सिंपल इंटरेस्ट केस है। मैंने आपको बोला था कि अगर हम सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये जो पहला साइकिल है, साइकिल शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ डेलिबरेटली, ये आप अंडरस्टैंड करना कि यहाँ इस केस में अगर हमने ये मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में हम जब 1 साल बोलेंगे तो आपको होता है पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कंपाउंडिंग एनुअली यानी हर साल हो रही है। तो 1 साल का पीरियड 1 साइकिल के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ t=1 को मैं 1 साइकिल बोलूंगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो हम ऐसे समझ पाएंगे कि अगर यही 10% हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती तो t=1 का मतलब क्या होता, 1 साइकिल, जो इक्विवेलेंट किसके होता, 6 महीने के। इसलिए मैं साइकिल शब्द का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो आप अगर देखें इस केस में ध्यान से, तो जो पहला साइकिल है हमने 100 से स्टार्ट किया, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा, सिंपल इंटरेस्ट 10% और अमाउंट आपका हो गया 110। यही चीज़ आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में हुई, 100 से स्टार्ट किया, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा, क्योंकि 10% ऑफ 100 निकालोगे तो वैल्यू कितनी मिल गई, 110। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि सेम प्रिंसिपल पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम 1 साइकिल की बात करेंगे तो CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई भी अंतर नहीं होता है फॉर फर्स्ट साइकिल। ये आपको पहली चीज़ समझनी है। अंतर कहाँ से आना होगा, जब 1 साइकिल पूरी हो जाएगी तो सेम प्रिंसिपल जो होगा वो काम करेगा CI के लिए, क्योंकि SI के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे तो आपका प्रिंसिपल बदलना ही नहीं है, उसी पे हमें बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट साइकिल में गए, साइकिल नंबर 2, सेकेंड साइकिल में देखो इंटरेस्ट क्या है, उतना ही रह गया, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट बदल गया, क्योंकि अब आप जिस पे इंटरेस्ट निकालोगे वो हो गया 110, क्योंकि ये केस किसका होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस होता है। तो ये बहुत आसानी से आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो चेंज आना शुरू हुआ वो दूसरी साइकिल में आया चेंज पहली बार। अब देखो यहां पर अगर हम इसी केस की बात करें तो जो CI और SI का मैं डिफरेंस है, अगर मैं यहां पर लिखूं CI और SI का डिफरेंस, 1 साइकिल में कोई अंतर नहीं है, 10 दोनों में आए 0 हो गए। ये कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, आप खुद ही देखो, प्रिंसिपल अगर सेम है और R% आपने निकाला यहाँ, R% आपने निकाला यहाँ, सेम प्रिंसिपल में बराबर ही होगा, 0 ही आएगा। इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं CI और SI का डिफरेंस, देखो यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, आपको यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आप कहोगे कि अगर तीसरी साइकिल का मैं डिफरेंस निकालूं तो आप कहोगे यहाँ पर डिफरेंस आपका आ रहा है 12.1 और 10, यानी ये डिफरेंस जो मुझे मिला ये मुझे मिला 2.1 का। ठीक है, पर आपको पता है कि ये जो कैलकुलेशन आपके सामने मैंने लिखी है, ये कैलकुलेशन मैंने 10% के लिए लिखी है। जब हम 10% की बात कर रहे हैं तो CI SI का डिफरेंस पहले साइकिल में 0 आया, दूसरी साइकिल में आया 1
और तीसरी साइकिल में क्या आया 2.1। पर देखिए यहाँ से अब क्या है कि आगे अगर हम बढ़ते हैं, लेट्स से कि हम एक वैल्यू और लिखते, मान लिया जैसे मैं t इक्वल टू 4 यहाँ पर लिखता, एक साइकिल हम और कंप्यूट करते, तो t इक्वल टू 4 में देखो आपको पता है कि ये फिर से 10 आ जाता। फोर्थ साइकिल का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, फोर्थ साइकिल का डिफरेंस निकालना है, तो ये तो 10 आ जाता। और यहाँ आप ध्यान देना, इस पे इंटरेस्ट लगाते आप तो आता वो 13.31 बनाता। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता वो 3.31 आता। यानी अब मैं आपको अप टू 4 साइकिल दिखा दिया है मैंने कि 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो डिफरेंस आया है वो 0 फॉर फर्स्ट साइकिल, 1 फॉर द सेकेंड साइकिल, 2.1 फॉर द थर्ड साइकिल, 3.31 फॉर द फोर्थ साइकिल। ये ध्यान रखना। फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और आगे जाके फिर से मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहूँगा कि यही चीज़ जो आपके सामने लिखी हुई है ये कैसे बदल जाएगी अगर मैं इन वैल्यूज़ को बदलता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलता हूँ, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए सारी कैलकुलेशन की गई है, प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मान के। और आप ये समझना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20% दिया हुआ है ये पर एनम होगा अगर एनुअल कंपाउंडिंग वाला केस है। अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो भी आप इसको हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रीट करके चलोगे, क्योंकि यहाँ हम साइकिल के टर्म्स में बात करें। तो देखिए 100 था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, 20 लग जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, 20% ऑफ 100, पहले साल सेम चीज़, दूसरे साल सेम चीज़, तीसरे साल सेम चीज़, चौथे साल, ठीक है। सो आप देखो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल 20 रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ज़रा समझना है आपको कि 100 अगर आपके पास प्रिंसिपल था तो 20% लगेगा पहले साइकिल में, तो ये 120 हो जाएगा। तो देखो पहले साइकिल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो CI और SI दोनों 20 और 20 है, 0 आ रहा है। पहले भी 0 ही आया था, पहले भी CI और SI का डिफरेंस पहले साइकिल में 0 आया था, यहाँ भी 0 आया। फिर हम सेकेंड साइकिल में गए, सेकेंड साइकिल में यहाँ तो 20 है लेकिन यहाँ ये वैल्यू 24 है। क्यों भाई? क्योंकि 20% हम निकालेंगे 120 का सेकेंड साइकिल में, तो 20% 120 का 24 होगा। तो यहाँ 24 और 20 का जो डिफरेंस आएगा वो आपका 4 आएगा, जो कि मैं कह रहा हूँ CI माइनस SI, और T इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड साइकिल में। थर्ड साइकिल में गए तो ये 120 रहेगा, यहाँ ये 128.8 होगा। क्यों? क्योंकि अब आप 20% निकालोगे इस वाले अमाउंट का, जो कि 144 है, 144 का 0.2 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 20%, या फिर 10% निकालेंगे 14.4, उसका डबल 28.8, तो वो ऐड करके आपको देगा 172.8, या फिर इस वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं डिफरेंस के टर्म्स में बोलूँगा 8.8 का डिफरेंस है। फिर देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं t इक्वल टू 4 की बात करूं तो t इक्वल टू 4 में ये तो 20 रहेगा, यहाँ पर ये 172.8 का 20% निकलेगा, जो कि आपका इसका 10% निकालोगे 17.28, उसका डबल आएगा 34.56। अगर इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको देगा 207.36। और फाइनली जो डिफरेंस आएगा अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वो आ रहा है आपका 14.56। वैल्यू कितनी आ रही है आपकी आ रही है 14.56। एक वैल्यू के साथ और चेक करेंगे, फिर इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है जिससे आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक और एग्जांपल है जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसके करने से क्या होगा आप खुद देखो, पहले साइकिल 30% ऑफ 100 मतलब 30 इंटरेस्ट सिंपल और 30 इंटरेस्ट ही हुआ कंपाउंड, कोई डिफरेंस नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू तो मेरी आ गई 0, नो डिफरेंस। ठीक है, 0 आ गया, रेड कलर से लिखते हैं, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। सेकेंड साइकिल में गए तो देखिए सेकेंड साइकिल में सिंपल इंटरेस्ट 30 रहना है पता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अब इस पे कैलकुलेट होगा 130 पे, उसका 30% निकालेंगे, 10% 13 होता है, ट्रिपल 39 हुआ, ये 169 हुआ, और जो डिफरेंस हुआ वो कितना आया आपका, वो डिफरेंस आपका 9 आया। फिर मैं तीसरे साइकिल में बात करूंगा तो इसको तो देखना ही, ये तो 30 ही रहेगा। यहाँ पर अगर आए तो 50.7 कैसे लिखा है इंटरेस्ट, क्योंकि जो अमाउंट जिसपे मुझे अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 169, उस पर अगर मैं 30% कैलकुलेट करूंगा तो 10% होगा 16.9, उसका 3 गुना, तो 16 3 48, 9.9 इंटू 3 2.7, तो वो आपका 50.7 देगा। उसको जोड़ देंगे तो अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस ये और SI का अगर इस थर्ड साइकिल में मैं लिखूं तो ये 50.7 और 30 आपको दे देगा 20.7। 20.7 ये वैल्यू आपकी आ रही होगी, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। t इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो t इक्वल टू 4 में आप कहोगे कि ये वैल्यू 30 है,
यहाँ पर 219.7 अब बन जाएगा अगला आपका अमाउंट जिस पे आपको इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। और वो जब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका 21.97 का ट्रिपल करेंगे तो 21 इंटू 3 आपका सीधा कितना हो जाएगा 63 बनाएगा, और 0.97 इंटू 3 अगर आप निकालते हो तो वो बनेगा आपका 2.91, 65.91 बना। और अगर आप डिफरेंस अब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये डिफरेंस आ रहा है 35.91। तो ये 3 वैल्यूज़ के साथ मैं ज़रा कोशिश करूँगा कुछ यूज़फुल ऑब्जर्वेशन देखने की कोशिश करूँगा जिसके थ्रू मैं आपको बता पाऊँगा कि आप किसी भी परसेंटेज के लिए CI और SI का डिफरेंस आसानी से कैसे लिख पाएंगे। तो ज़रा बात करते हैं, आपको अगर इच्छा हो तो आप 40% का पैटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट अभी हमें नीड नहीं। अब हम सीधे बढ़ते हैं और हम इस पैटर्न को ना पूरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिली हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपका लिख रहा हूँ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, एक पहली साइकिल से ही तो इंटरेस्ट ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये ध्यान देखिएगा, मैं अब सीधे इंटरेस्ट की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है हर कॉलम में वैरी करेगा। जैसे यहाँ मैं अगर 10% की बात करूँगा तो आप बताएंगे क्या क्या वैल्यूज़ आपको मिली थी। यहाँ पर नील डिफरेंस मिला था CI और SI का, कोई अंतर नहीं आया था CI और SI में, ठीक है, दे वर परफेक्टली इक्वल। या फिर एक काम करते हैं, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं सारी वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप कहेंगे तो रेफर करके इसको दिखाएंगे भी, वापस ले लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। तो ये 0 हुआ आपका, कोई डिफरेंस नहीं था। सेकंड साइकिल में अगर आप ध्यान दें, जब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की बात कर रहा हूँ तो ज़रा देखते हैं क्या हुआ था पूरी वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मैंने 10% देखा था तो 0, 1, 2.1, 3.31 मिला था मुझे। तो मैं वापस आके सारी वैल्यूज़ की एंट्री यहाँ पर करूँगा, 0, 1 और आपको यहाँ 2.1 मिला था। और अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास t इज इक्वल टू 4 भी है तो आपको एक वैल्यू और मिली थी, वो थी 3.31, ठीक है। मैं आपको कुछ रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ लिखना पड़ रहा है। देखिए t इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0 है, t इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ये वैल्यू आपकी आई थी 4, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पे आपकी ये वैल्यू आई थी 4। जब हम t इज इक्वल टू 3 पे गए थे तो ये वैल्यू आपकी आई थी 8.8। अगर आपको ध्यान हो, कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको वापस लेके जाऊँगा ताकि मैं वैल्यूज़ आपको दिखा पाऊँ। 8.8 फिर आपका 14.56 आया था, ठीक है। तो मैं वापस आके ये वैल्यू भी इंटर कर देता हूँ, आपका 14.56 यहाँ पर आया डिफरेंस t इज इक्वल टू 4 में। फिर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया 30%, और 30% में एक वैल्यू आपकी है 0, एक वैल्यू है 9। फिर आप देख लो 2 वैल्यूज़ बाकी क्या है, यहाँ कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। ये 20.7 है, ये 35.91 है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 20.7, राइट, और एक वैल्यू आपकी आई 35.91। अब जरा इन वैल्यूज़ को जरा ध्यान से देखें हम, तो हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पहली साइकिल से तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं है। फर्स्ट साइकिल विल गिव मी 0 डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, क्योंकि वो सेम ही पैटर्न पे उनकी कैलकुलेशन है, प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड साइकिल अगर आप ध्यान से देखें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपको कुछ पैटर्न दिखेगा कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, ठीक है, 10% का है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है ये 1 आया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, 1 का मतलब क्या है, अगर परसेंटेज में आप लिखना चाहो तो 1 का मतलब क्या है। अगर CI और SI में डिफरेंस 1 का दिखा रहा है यहाँ पर इस टेबल में, 1 का मतलब है 1%। आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ सारी वैल्यूज़ ना प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट, प्रिंसिपल क्या माना था मैंने, 100 माना था ना। तो अगर मैं उन वैल्यूज़ को जनरलाइज करके परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहूँ ताकि आप इसको किसी भी प्रिंसिपल पे इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा तो ये वैल्यू अगर 1 आई है, 1 इसलिए आई है क्योंकि बेस 100 था जहाँ से शुरू किया था। अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये 1% कहलाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करूँगा तो सबके आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सबके आगे एक परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आप इसको किसी भी जनरल प्रिंसिपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको भी छोटा छोटा एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए एक चीज़ पहले तो आपको धीरे धीरे करके समझते हैं कि जो CI और SI की बात हम कर रहे हैं, मैं एक एक ऑब्जर्वेशन दूंगा और आपसे एक एक करके चाहूँगा कि आप उसको अच्छे तरीके से समझें। अगर मैं आपसे पूछूं कि CI और SI का डिफरेंस, राइट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट साइकिल में, कंसिडरिंग आपको मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों में, CI में भी SI में भी,
और टाइम पीरियड भी बराबर है, तो फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, 0 होगा। साथ ही साथ CI और SI जो सेकेंड साइकिल में आपको मिलने वाला है, सेकेंड साइकिल में मिलने वाला है, वो आप जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने 10% लिया तो मुझे 1% मिला, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी जब पैटर्न देखोगे आप। 10% लिया तो 1% मिला, 20% लिया तो 4% मिला, 30% लिया तो क्या मिला मुझे, 9% मिला। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड पकड़ लो और उसको स्क्वायर कर दो, उसको स्क्वायर कर दो, फिर 100 से डिवाइड कर दो। जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो, फिर 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1% हो जाएगा सेकेंड साइकिल में CI और SI का डिफरेंस। अगर आपने यहाँ 20 लिया तो 20 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, 400, 100 से डिवाइड करो, 4 बचेगा, तो ये 4% आ गया। यहाँ पर आपका 30 है, 30 का स्क्वायर करो, 900 आया, उसको 100 से डिवाइड किया करा आपने तो 9% आया। दूसरा तरीका भी समझने का था कि पहले ही आप 0 से डिवाइड कर देते, फिर स्क्वायर करते, 10 से डिवाइड करके स्क्वायर करते। जैसे ये 10 है, इसको 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, तो 1% हो गया। यहाँ पर 20 है तो 20 को निकाल लो, 10 से डिवाइड किया 2 आया, 2 का स्क्वायर निकाला 4 आया, तो यहाँ लिख दिया। यहाँ पर आपका 30 है तो 30 का आपने स्क्वायर करने के पहले ही 10 से डिवाइड कर लिया, 3 आया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए पहले मैं यहीं स्टॉप करूंगा। ये आपको क्या दे रहा है, ये CI और SI दे रहा है सेकेंड साइकिल का। देखो CI और SI जो सेकेंड साइकिल का है ना, इसका मतलब केवल सेकेंड साइकिल नहीं है, इसके दो मतलब हैं। चाहे मैं आपसे बोलूं कि CI और SI का डिफरेंस मुझे 2 साइकिल का बता दो, या फिर मैं आपसे बोलूं कि CI और SI का डिफरेंस सेकेंड साइकिल का बता दो, कोई अंतर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी समझाता हूं आगे चल के। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे CI और SI का डिफरेंस चाहिए सेकेंड साइकिल का, दूसरे साइकिल से कितना डिफरेंस आ रहा है, ये बिल्कुल बराबर होगा CI और SI के डिफरेंस के फॉर 2 साइकिल्स कंबाइंड। 2 साइकिल्स मतलब कौन सा, फर्स्ट 2 साइकिल्स, ठीक है। इसमें लिख देता हूं कि CI माइनस SI फॉर फर्स्ट 2 साइकिल्स, पहले 2 साइकिल्स की बात करूं अगर मैं, बराबर होगा कि नहीं होगा, यस। क्योंकि देखो सेकेंड साइकिल का मतलब क्या हुआ, सेकेंड साइकिल का मतलब केवल सेकेंड साइकिल। फर्स्ट 2 साइकिल क्या हुई, फर्स्ट साइकिल और सेकेंड साइकिल, लेकिन फर्स्ट साइकिल से तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, वो तो डिफरेंस मुझे देता है 0 का। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सेकेंड साइकिल से ही आएगा। फर्स्ट 2 साइकिल हम बोले फर्स्ट 2 साइकिल का डिफरेंस चाहिए, या फिर मैं सेकेंड साइकिल बोलूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि आपको कभी दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा वो 10% पर एनम है, आपकी जो कंपाउंडिंग है वो भी मैंने दे दी कि आपकी एनुअल कंपाउंडिंग है, और मैंने आपको टाइम पीरियड भी दे दिया कि मेरा टाइम पीरियड आपका 2 ईयर्स है, और मैंने प्रिंसिपल आपको दे दिया कि ये है 1440। मुझे आप CI माइनस SI बता दो 2 ईयर्स का, या मैं आपसे पूछता कि CI माइनस SI मुझे बता दो सेकेंड ईयर का। अब देखो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। आप कहोगे कि देखो 10% का आपने कहा पर एनम एनुअल वाला केस है और 2 साल की बात हो रही है, तो आप मुझे CI माइनस SI चाहे 2 ईयर्स का पूछो चाहे सेकेंड ईयर का पूछो। 2 ईयर्स का मतलब समझ रहे हो आप, 2 ईयर का जो इनिशियल पीरियड है, फर्स्ट 2 ईयर्स की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ 2 साल का डेटा बोल रहा है कि टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से शुरू करना है वो भी दिया है। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, राइट। क्यों? क्योंकि 2 ईयर्स में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर से कोई डिफरेंस आएगा नहीं। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना कि यहाँ जब मैं बात करता हूँ 1 साइकिल की, तो 1 साइकिल का पीरियड क्या होता है आपका, 1 ईयर होता है। क्यों? क्योंकि आपने कंपाउंडिंग कर दी है एनुअल। अगर कंपाउंडिंग एनुअल कर दी है तो आपको पता लग गया कि हर 1 साल के बाद अमाउंट चेंज होगा, जिस पे नया इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यही एनुअल कंपाउंडिंग होती है। तो 1 साइकिल का पीरियड हमारा 1 ईयर हो गया। इसलिए जब हम बात करेंगे 2 ईयर्स मतलब 2 साइकिल वाला डिस्कशन है, सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड साइकिल वाला डिस्कशन है। इसलिए ये चीज़ जो है ना ये सेम है, क्योंकि फर्स्ट साइकिल से कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। अब अगर ये आपको कैलकुलेट करना होता तो आप कहते हैं अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 2 साइकिल या फिर सेकेंड साइकिल का पैटर्न मुझे मालूम है कि पहले इस रेट को स्क्वायर करते हैं, 100 हो गया,
फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% बनेगा डिफरेंस। 1% डिफरेंस अगर ये बनता है तो 1% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। 1440 आप निकालो, आप कहोगे इसका 1% हो जाएगा 14.40। यही आपका हो गया CI/SI का डिफरेंस फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स और सेकेंड ईयर इस क्वेश्चन में। अब साइकिल के कॉन्सेप्ट को मैं आपका थोड़ा सा और बेहतर करना चाहूँगा ताकि मैं इसको आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। देखो जैसे मैं आपसे बोलता कि लेट्स से कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो मुझे दिया गया है, लेट्स से मैं कहता कि वो 2000 का है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने आपको लेट्स से दे दिया होता कि ये है 10% पर एनम, 10% पर एनम। साथ ही साथ मैं आपको ये देता कि जो टाइम पीरियड है ना ये 1 ईयर का है, 1 ईयर है, और जो कंपाउंडिंग है आपकी, कंपाउंडिंग वो आपकी क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक कंपाउंडिंग की गई है। जो ब्याज जोड़ा जा रहा है आपका ना वो हाफ ईयरली ऐड करके नया अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। अब पहला काम तो आपको ये करना है कि इसको सक्सेसिव के मॉडल में कन्वर्ट करके ये देखना है कि कितने साइकिल्स की बात हो रही है। आप कहोगे कि अगर आपने कंपाउंडिंग को हाफ ईयरली कर दिया है तो मतलब ये हो गया कि एक साइकिल की लेंथ कितनी हो गई, 6 मंथ्स हो गई। 6 मंथ्स हो गई तो 1 ईयर में कितने साइकिल होंगे, आपके 2 साइकिल्स होंगे। यानी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हमारे सामने अभी है, अगर हम इसको सक्सेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 साइकिल वाला है। साथ ही साथ इंटरेस्ट क्या है एक साइकिल का, आप कहोगे ये 10% पर एनम का है, 1 साल का है, तो एक साइकिल का इंटरेस्ट अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये 5% होगा। अब यही क्वेश्चन जो आपके सामने है जिसमें आपको अल्टीमेटली CI/SI कैलकुलेट करना है फॉर 2 ईयर्स या फिर सेकेंड ईयर, ठीक है, तो 2 ईयर्स एक डिफरेंट गेम हो जाएगा। यहाँ 2 ईयर्स में 4 साइकिल्स बन जाएंगी, पर यहाँ टाइम पीरियड 1 ईयर दिया है और मान लिया मैंने बोला कि मुझे 1 ईयर की ही कैलकुलेशन आपसे करानी है, तो 1 ईयर में ही 2 साइकिल हो जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि CI/SI 1 ईयर का क्या होगा, 1 ईयर का क्या होगा, ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी किया है। यहाँ भी यहाँ एक ही साल में 2 साइकिल हो गई, तो पैटर्न वही रहेगा, बस आपको ये पता है कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली इफेक्टिव 5% का हो गया। तो आपका अब जब ये केस बना, ये केस बन गया कि ये केस है 2 साइकिल्स का, और इस 2 साइकिल्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक साइकिल का 5% है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है 2000, कोई चैलेंज नहीं है, और नंबर ऑफ साइकिल्स आपको पता है 2 है। तो अब आपको पता है कि ये केस जो है ना, ये 1 ईयर वाला, ये एक्चुअली में ये वाला केस है, CI/SI फॉर 2 साइकिल्स। 2 साइकिल के केस में आपको पता है क्या होता है, 2 साइकिल के केस में होता वही है कि रेट को 10 से डिवाइड करके स्क्वायर कर लो, डिफरेंस आ जाता है, या रेट को सीधे स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, डिफरेंस आ जाता है परसेंटेज में। अब मैं यहाँ वापस आऊँगा, मैं कहूँगा अच्छा यहाँ रेट कितना है, आप कहोगे 5% है, तो आप कहोगे इस 5 को पहले तो करेंगे स्क्वायर, क्या बनाएगा ये बनाएगा 25, फिर आप कहोगे इसको करेंगे 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मुझे क्या दे देगा, ये वैल्यू मुझे या तो कहेंगे 1/4% दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वैल्यू आती है ना, आप ध्यान से देखो, जो वैल्यू आती है उसके आगे हम ना एक परसेंटेज का साइन भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/4% हो गया, 1/4%। अब आप कहोगे आपको निकालना क्या है, 1/4% किसका, प्रिंसिपल का, जो कि है 2000, तो ये वैल्यू आपको कितनी दे देगी, आप कहोगे 1% ही 20 होता, मुझे 1/4% निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वो वैल्यू आपकी सिंपली हो जाएगी 5, जिसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 5 आपको CI और SI का डिफरेंस मिलेगा फॉर 2 साइकिल्स, जो कि यहाँ 1 ईयर के इक्विवेलेंट है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए आपके सामने एक सवाल करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट से दिया हुआ है आपको कि CI और SI जो है ना, ये 2 ईयर्स का क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, जो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया आपको कि ये 15 रुपीज़ के बराबर है, ये दे दिया आपको। साथ ही साथ उन्होंने कंपाउंडिंग की जानकारी आपको दे दी कि ये कंपाउंडिंग क्या है, एनुअल है। जैसे ही एनुअल कंपाउंडिंग बोला, 2 ईयर का मतलब क्या हो गया, 2 साइकिल्स, ठीक है। फिर आपको प्रिंसिपल प्रोवाइड कर देंगे कि मान लें यहाँ पर प्रिंसिपल जो है आपका वो 6000 रुपीज़ है, और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर आपको यहाँ से एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे कि जो ये वैल्यू मुझे दी है 15 रुपीज़, इसको मैं देखूंगा कितना परसेंटेज है प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल दिया हुआ है।
जैसे ही आप देखोगे कहोगे प्रिंसिपल का जो 1% है ना वो 60 के बराबर है, दिख रहा है 1% अगर 60 के बराबर है तो आप कहोगे कि जो 15 रुपीज़ है ये मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो ये 1/4% आ जाएगा। तो मैं कहूँगा ओके 1/4% मैंने यहाँ लिख दिया। आप मुझे बताओ जब 2 साइकिल का केस होता है तो CI और SI का जो डिफरेंस है वो अगर मेरे पास दिया हुआ है तो क्या मैं रेट परसेंट निकाल सकता हूँ? आप कहोगे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो जब रेट आपका 10% पर एनम होता है तो CI और SI का डिफरेंस क्या आता है? वो आपका आता है 1। CI और SI का डिफरेंस 2 साइकिल्स के लिए 1 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 तरह के रिएक्शन जनरेट करने हैं कि अगर आपको रेट परसेंटेज मालूम है 2 साइकिल का, आपको सीधा सीधा CI और SI का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा अगर आपको CI और SI का डिफरेंस पता है 2 साइकिल्स का तो आप रेट भी डायरेक्टली लिख पाओ। उसका प्रोसेस क्या है जरा आप बताएंगे? जो हमने आते समय किया वापस जाते समय उसका रिवर्स करना है। आते समय मैंने क्या किया था आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो भी रेट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप पहले स्क्वायर कर लो, फिर आप उसको 100 से डिवाइड कर लो, ये बोला था राइट। जो भी रेट दिया हो उसको स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करोगे तो आपको CI और SI का डिफरेंस मिलेगा। अगर मुझे वापस जाना है तो देखो मैं क्या करूंगा, आप कहोगे वापस अगर जाना है फिर से R पे, तो आप कहोगे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप कहोगे जो भी आपको मिलेगा उसका आपको क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। अगर आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? फिर से रेट इंटरेस्ट। तो मेरे पास अगर लेट से किसी भी क्वेश्चन में रेट CI और SI का डिफरेंस मालूम है 1 है, मैं वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा पहले तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 बना देगा 100, फिर मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, क्या मिलेगा 10, परसेंटेज साइन आगे लगा दो आपको रेट परसेंट मिलेगा। तो इस केस में जब मुझे CI और SI का डिफरेंस मिला है 1/4%, 1/4%, मैं यही प्रोसेस करूँगा, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले तो, क्योंकि वापस मुझे रेट परसेंटेज निकालना है ना। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सीधा दे देगा 25, और जब मुझे 25 देगा तो इस 25 का मैं स्क्वायर रूट लूँगा, मुझे क्या मिलेगा 5, परसेंटेज लगा दूंगा आगे, रेट परसेंट मिल गया। तो यहाँ जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था मुझे वो मैं 5% निकाल के रख सकता हूँ सीधे कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी सीधे सीधे हो जाएगी 5%, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखिए क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू बी रेडी, आपको तैयार रहना है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे इसमें एक वेरिएशन में आपको और दिखाता हूँ, एक वेरिएशन में आपको और दिखाता हूँ कि वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकते थे। प्रिंसिपल हो सकता है आपको देना, वो प्रिंसिपल ना दे के आपसे प्रिंसिपल की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। उन्होंने आपसे कहा कि CI माइनस SI जो है 2 ईयर्स का हमने आपको दे दिया, लेट से कि वो लेट से 15 रुपीज़ है, ठीक, जहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लेट से इसको बोल देते हैं 7.5 रुपीज़। फिर आपने कहा कि जो रेट परसेंटेज है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो कहेंगे कि जो रेट है आपका वो उन्होंने आपको दे रखा है, मतलब उसमें भी उन्होंने कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि जो रेट परसेंटेज है वो 5% है आपका पर एनम का। यहाँ कंपाउंडिंग जो हुई है वो भी आपकी एनुअल हुई है, और यहाँ से आपसे पूछेंगे कि बताओ प्रिंसिपल कितना है। आप कहोगे 2 ईयर्स का केस है, एनुअल कंपाउंडिंग है, 5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो आप कहोगे ये तो बड़ा सिंपल सा केस है। 2 साइकिल्स में मुझे पता है कौन सा पैटर्न फॉलो होता है कि CI SI का जो डिफरेंस परसेंटेज के टर्म में होता है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले 5 अगर यहाँ पर मुझे मालूम है तो वो निकालने के लिए मुझे पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25 मिल जाएगा, फिर इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.25% कह लो या 1/4% कह लो। तो आप कहोगे CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो 1/4% का होगा परसेंटेज के टर्म में, या 0.25%। लेकिन वैल्यू के टर्म्स में इन्होंने वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप कहोगे 1/4% जो आपका है वो 7.5 रुपीज़ के बराबर है। और अगर ये 7.5 रुपीज़ के बराबर है तो यहाँ से 100% यानी प्रिंसिपल अगर आप निकालने गए तो देखो क्या मिलेगा आपको, 7.5 × 4 जो कि हो गया 30, ये 1% होगा, और 100% निकालना है तो 2 zeros आगे लगाना पड़ेगा, तो 3000 निकल आया। मतलब इसमें से कुछ भी एक चीज़ अननोन होगी तो वो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि CI और SI का डिफरेंस क्विकली कैसे लिखना है, कैसे किसको इक्वेट करने से क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, वो आपको आसानी से यहाँ से क्लियर होगा। आपको कोई तकलीफ इसमें होनी नहीं चाहिए। तो देखिए
इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि बहुत यूज़फुल और सिंपल सा पैटर्न है कि रेट दिया हुआ है, स्क्वायर किया, 100 से डिवाइड किया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस दिया हुआ है, परसेंटेज में निकाल लिया हमने, फिर इसको क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ले लिया, रेट मिल गया। इस पर बहुत सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कई बार यही केस थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में आता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन कैसे हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम चीज़ कि देखिए, मैं आपसे बोलूँ कि CI माइनस SI का डिफरेंस, ठीक है, मुझे निकाल दो, CI माइनस SI का डिफरेंस मुझे निकाल दो फॉर 2 साइकिल्स, राइट, 2 साइकिल्स मुझे निकाल दो। जैसे आपने अभी देखा, कई बार क्या होता है कि वो CI माइनस CI आपसे पूछेंगे 2 साइकिल का अंडर सर्टेन अरेंजमेंट। जरा अंडरस्टैंड करना, ध्यान देना। और वो होता है एक्चुअली CI माइनस SI ही है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि लेट से कोई भी एक प्रिंसिपल है, सर्टेन प्रिंसिपल आपको दे दिया मैंने, उस प्रिंसिपल का अमाउंट लेट से मैंने लिख दिया कि 1000 रुपीज़ है, और मैंने आपसे कहा कि जो रेट परसेंटेज है ना वो 10% पर एनम है, राइट। आप कहेंगे इसी प्रिंसिपल को एक बार आप क्या करोगे, फॉर 1 ईयर का केस ही बोल रहे हैं लेट से, वो कहेंगे एक बार आपका जो केस 1 है इसी को आप एनुअल कंपाउंडिंग करो, एनुअल कंपाउंडिंग करो, मतलब साल भर में प्रिंसिपल बदल के नया इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। या फिर कहेंगे एक दूसरा केस है जिसमें आप हाफ एनुअली कंपाउंडिंग भी करना है आपको, तो हाफ एनुअल कंपाउंडिंग के केस में क्या होगा, ठीक है, हाफ एनुअल कंपाउंडिंग। अब देखो, इस केस में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा केस 1 में, और यहाँ पर सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा केस 2 में, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे केस 2 का CI और केस 1 का CI का डिफरेंस चाहिए फॉर 1 ईयर, तो क्या होगा। अब देखो, 1 ईयर का मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से समझना। जब आप कह रहे हो मुझसे कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और अगर आपने एनुअल कंपाउंडिंग करी, आप मुझे बताओ कि ये इसके लिए केवल 1 साइकिल होगी कि नहीं होगी। अगर एनुअल कंपाउंडिंग आपने करा और 1 साल की बात कर रहे हो, तो ये तो इसके लिए केवल 1 ही साइकिल हुई ना। तो पहली साइकिल में केवल अगर 1 ही साइकिल मेरे पास दी है, या मैं केवल 1 साइकिल में बात कर रहा हूं, तो आप बताओगे केस 1 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में दोनों सेम ही होता है। तो यहां पर आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोल रहे हो एक्चुअल में SI ही है, ये आपका SI ही है। और जो दूसरे केस में आप बोल रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे केस में हाफ ईयरली जब आपने किया, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग जब आपने किया, तो अगर टाइम पीरियड 1 ईयर है सेम चीज का, तो ये जो वैल्यू बनाएगा ये आपकी वैल्यू बनाएगा 2 साइकिल्स का, ये आपकी वैल्यू बना देगा 2 साइकिल्स का। तो अब जरा ध्यान से समझना आप कि केस 1 किसके इक्विवेलेंट है। केस 1 इक्विवेलेंट है कि जो कंप्लीट 1 साइकिल है 1 साल की, उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा टोटल। आप कहोगे कि जो भी रेट दिया हुआ, जैसे इस केस में मैं रेट लगा लेता हूं, मान लिया 10% का, राइट। तो अब ये अगर मैं स्टोरी प्लॉट करूं और यहां पर आपको दिखाऊं कि मेरा जो केस 1 है उसका टोटल जो CI है वो क्या होगा, वो होगा 10% ऑफ प्रिंसिपल, 1 साल का पीरियड। दूसरे केस में क्या बनाएगा, ये कहेगा 5% और 5%, क्योंकि ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करूंगा सेकेंड केस में, जब हाफ एनुअल कंपाउंडिंग है, तो हाफ 1 साइकिल का इंटरेस्ट 5% ही बनेगा। तो ये देखो अल्टीमेट केस आपके सामने बनता हुआ दिखेगा। अब मुझे आप ये बता दो, ये 6 मंथ्स का पीरियड है, ये 6 मंथ्स का पीरियड है, और ये पूरा CI 1 साल का पीरियड है, 1 ईयर। यहां पर मैं इसको 1 साल का CI बोलूं या पूरे 2 साइकिल का SI बोलूं, कोई फर्क है नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट उस पूरे एनुअल कंपाउंडिंग के केस में 10% पूरा लगा है 1 साल पे। इसको आप बोल सकते हो ना SI ऑल्सो। 1 साइकिल ही अगर है किसी भी केस में जहां एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, वो 1 साइकिल में CI SI एक ही होता है, तो ये कह सकते हो कि दोनों साइकिल का SI भी टोटल इतना ही होगा। तो यहां पर ये थोड़ा सा मिसगाइडेड केस होता है, जहां पर आपको लगता है कि दोनों के CI का डिफरेंस निकालना है आपको, लेकिन एक्चुअली ये भी CI माइनस SI 2 साइकिल्स ही होता है। जब एक पूरी साइकिल में, पूरे टाइम पीरियड में आपका जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो सेम है, तो वो इक्विवेलेंट है किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। लेकिन यहाँ 2 स्टेप्स हैं, 2 साइकिल्स हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 5% है आपके सामने, साइकिल आपकी कितनी है, 2 साइकिल्स हैं, ये 10% CI और 10% SI एक ही बात है, तो आप कहोगे 5% का इंटरेस्ट फॉर 1 साइकिल है,
तो मैं अगर यहाँ डिफरेंस लिखने भी जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज क्या आएगा, फिर से 2 साइकिल्स का 0.25% ही आएगा। और वो किसका निकालना है मुझे, 1000 का। तो 1000 का अगर मैं 0.25% निकालूंगा तो आपको 1% तो आ जाएगा 10, 1/4% आपका आ जाएगा 2.5 रुपीज़। ये इतना आसान है, आपको बस चीज़ें सही से समझनी है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये CI माइनस SI 2 साइकिल्स की बात हो गई, राइट। अब देखिए दो साइकिल्स हैं CI एंड SI, राइट। वो पैटर्न जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कभी गलती से अगर ऐसा बोल दिया कि मेरा रेट है आपका 12% पर एनम और मैं कंपाउंडिंग क्या कर रहा हूँ, एनुअल। सो टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया लेट्स से 2 ईयर्स का दे दिया, और मैंने आपको सर्टेन प्रिंसिपल दे दिया, मान लिया 4000 का दे दिया। अब मुझे निकालना है CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, 2 ईयर्स का मतलब 2 साइकिल में पैटर्न होता है कि ये 12 लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे सीधे 144 बनेगा, 100 से डिवाइड करेंगे 1.44 बनेगा, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो ये CI और SI बनेगा परसेंटेज के टर्म्स में। जब ये CI और SI परसेंटेज के टर्म में बनेगा तो अगर मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है कि कितने रुपए का डिफरेंस होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत ही आसान सा केस है, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। फिर आप कहोगे ये वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, राइट। तो 1.44% अगर आप 4000 का निकालने गए तो आप पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 1% किसके, 40 के आसपास आएगा, तो आपका आंसर भी 40 के आसपास ही आने वाला है, 2 डिजिट का नंबर होगा। मल्टीप्लाई कर लो सीधे, ये 144 इंटू 4 है 288 और उसका डबल, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 576। पर आपको पता है 40 यानी 2 डिजिट का नंबर आएगा, तो ये 57.6 आपका बना देगा CI और SI का डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स। तो जब कोई भी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर दी होगी तो ये पॉसिबल है कि 2 ईयर्स के केसेस में आप तुरंत डिफरेंस परसेंटेज के टर्म में लिख दो, ठीक है, आसानी होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको कि ये रैंडम परसेंटेज था, अगर आपके सामने मान लिया 13% भी होता तो भी आप कहते कि डिफरेंस CI और SI का 2 साइकिल के लिए कितना आता, 1.69%। ये एबिलिटी आपको मिलेगी पैटर्न अंडरस्टैंड करने से। बाकी एग्जाम में देखिए यूजुअली वो जो परसेंटेज देते हैं उनके लिए वैल्यूज तो आप पहले से ही मतलब जो है आपको आती भी होंगी। अगर मैं आपको CI और SI को समझाऊंगा अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मान लिया मैं 10% की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे 10% का मतलब ये हुआ कि 10% 2 बार लिया, 2 साइकिल की बात कर रहे हैं तो 10% को 2 बार हमने ऐसे रखा। अगर ये SI का केस है, SI के केस में तो आपको मालूम ही है कुछ करना नहीं होता है। जब CI का केस होता है तो सक्सेसिव बनाता है। 10% अगर आपने 2 बार लिया तो देखो इसका CI कितना होगा, आप कहोगे 21% होगा। आपको ये पता ही होगा कि 10% और 10% का इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज कितना होता है, 21%। तो मॉडल देखो ध्यान से, यहाँ 10% का इंटरेस्ट, यहाँ 10% का इंटरेस्ट, दोनों को प्लस किया तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ नेट जो इंटरेस्ट बनेगा वो 21% का बनेगा। मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से 21% ज़्यादा होगी, यानी 21% क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, किसका, प्रिंसिपल का। भाई यही तो हुआ ना कि प्रिंसिपल को आपने 10% से बढ़ाया, फिर से 10% से बढ़ाया, तो प्रिंसिपल 21% से बढ़ गया। कहाँ से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहा है। तो ये 21% नेट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जबकि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो 2 साइकिल के लिए 10% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता वो कितना मिलता, 20% मिलता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। 10% 2 बार मतलब 20%, क्योंकि वो सेम प्रिंसिपल पे बात होगी। तो यहाँ अगर आप निकालते कि CI माइनस SI आपके 2 साइकिल का कितना होगा, तो CI माइनस SI 2 साइकिल का आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं कि 1% होगा। उस रूट में ना भी जाते तो हो जाता। तो देखिए जो कुछ स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड परसेंटेज है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लेट से 5% है, लेट से आपका 10% है, लेट से आपका 20% मतलब 15% भी लिख ही देता हूँ, ठीक है, 15% है, लेट से 20% है। तो इसमें जैसे 10% का तो आपको ध्यान ही रहता है कि ये 1% होता है। बट जनरलाइजेशन का फायदा क्या होता है, ये देखिए मोस्टली यूज परसेंटेजेस हैं जिनको आप सक्सेसिव लगा के भी आसानी से निकाल सकते थे। पर फायदा जनरलाइजेशन का है, किसी का भी लिख सकते हो आप। यहाँ 20 की बात ही मत करो आप, 23% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो भी 2 साइकिल की अगर मैं बात करूँ CI माइनस SI 2 साइकिल्स की, यहाँ पर ये 1 साइकिल के इंटरेस्ट लिखे हैं वो आसानी से लिखोगे। आप कहोगे ये 5 है तो यहाँ 1/4% आएगा, या 0.25% भी बोल सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर किया 25 है, 25 को 100 से डिवाइड कर दिया। 10% है, 10 का स्क्वायर किया 100 है, 100 को 100 से डिवाइड किया 1% आ गया। 15% है, 15 का स्क्वायर किया 225 है, 100 से डिवाइड किया 2.25% बनाएगा। 20% है, इसको हमने क्या किया, स्क्वायर किया 400 बनाया, 100 से डिवाइड किया 4% आ गया। 23% है तो आप करोगे स्क्वायर करोगे 529 आता है, तो ये 5.29% हो गया।
तो ऐसे किसी का भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में जब भी सवाल बनेंगे 2 साइकिल्स की बात होगी तो फटाफट, हमें तो दिक्कत नहीं, एनुअली हम तो परसेंटेज लेके जो भी निकालना है निकाल ही देंगे, राइट। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया कि भाई 2 ईयर्स का हो गया। अब इसका और क्या एप्लीकेशन हो सकता है CI माइनस SI 2 ईयर्स का, मैं आपको बताता हूँ। देखिए CI माइनस SI 2 ईयर्स का जो और एप्लीकेशन है वो ध्यान से देखना क्या है। आप कहोगे CI फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। ध्यान से देखना बहुत आराम से। ये वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये मैं समझाता हूँ। लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, और हम 2 साइकिल की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1%। देखो इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आप 2 साल की CI लिख सकते हो अगर आपको 2 साल की SI मालूम है तो। कैसे, ध्यान से देखना, राइट। होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपसे मान लिया बोला कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेट से आपको गिवन है कि आपका 10% है मान लिया, तो आपको पता है कि SI क्या होगा, 20% होगा, और ये 20 + 1 यानी 21% होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी केस में आपको वैल्यू दे देता कि मान लिया SI आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 400 है, तो आप कहते देखो ये 400 जो है ना ये तो 20% के बराबर होगा। क्लियर, 10% का इंटरेस्ट है तो 400 20% के बराबर होगा। मुझे CI लिखना है तो ये अगर 400 है तो मुझे पता है कि 1% और ऐड करना है, क्योंकि इनका जो अंतर होगा 10% वाले केस में वो 1% का होगा, और CI क्या है, डेफिनेटली SI से ज़्यादा होगा, तो 1% ऐड करना है। ये भी कन्फ्यूज़न आपको कहीं से होना नहीं चाहिए। तो आप कहोगे इसका 1% मतलब इसका 1/20 निकालना है मुझे, तो इसका 1/20 अगर आपने निकाला तो 20 इसमें और जुड़ गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 420, ठीक है। CI फॉर 2 ईयर्स निकल गया कि नहीं निकल गया सर। अगर CI फॉर SI फॉर 2 ईयर्स मालूम था, बिल्कुल आसानी से हमने लिख दिया। तो डिफरेंस पता होने के कई फायदे हैं। CI से हम उठा के SI लिख पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें जब क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी, और क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको समझा भी पाऊंगा कहीं ना कहीं। बट ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके CI और SI को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे। एक रूल आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा रूल है कि CI SI दिया है तो CI हम लिख भी पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लिया मैंने आपको जो है 20% का इंटरेस्ट दिया, तो आपको पता है कि इस केस में CI अगर हम लिखेंगे 2 साल की, तो वो जो 2 साल की SI होगी प्लस क्या होगा, प्लस 4% होगा। 4% किसका, प्रिंसिपल का। अब ये वैल्यू क्या है, SI 2 साल की अगर मैं बात करूँ आपसे, लेट्स से 20% के केस में, तो ये हो जाता है 40%। अगर ये 40% हो गया, ये अगर 40% हो गया तो आपको पता है यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको 1/10 करना है। ये वैल्यू अगर मैंने आपको लेट से दे दी कि ये 252 रुपये है, ठीक है, मान लिया SI 2 साल का 252 है, तो आप कहते हैं कि इसका 1/10 मुझे और निकालना है। 1/10 अगर मुझे और निकालना है तो इसका 1/10 क्या हो गया, 25.2 और निकालना है। ये वैल्यू कितनी हो गई, 277.2, ठीक है, आसानी से आ गया। CI फॉर 2 ईयर्स। तो जो भी ये चीज़ें हैं इनको सॉल्व करने में ना आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से इनको कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। तो ये तो 2 साल का मसला हो गया, लेकिन मसला अब हमें सॉल्व करना है 3 साल का। 3 साल का मसला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं जरा उसमें क्या पैटर्न है। और ये तो पता लग गया कि CI और SI 2 साल का लिखना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, हम आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे CI SI 3rd ईयर, तीसरे साइकिल का लिखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई पैटर्न डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये 2.1, अब मैं इस 2.1 को थोड़ा ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मेरे मन में आया कि इसको मैं 1 + 1.1 लिख सकता हूँ, राइट। 1 के बारे में क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 1 बेस है, तो उस बेस के रेस्पेक्ट में ये 2.1 जब लिखा गया तो मैंने कहा कि उससे कुछ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 + 1.1 मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखिए यहाँ पर इसको फिर मैं कहूँ कि ये 1 है, ये आपका 1 है, प्लस जो 0.1 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये 10% ऑफ 1 आपको दिख रहा है कि नहीं, 10% ऑफ 1 दिख रहा है कि नहीं, राइट। तो अभी बहुत ही रॉ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देखो, जब 2-3 वैल्यूज हम देखेंगे तब आपको अच्छे से कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे 2.1 को मैंने ऐसे लिखा, अब मैं जरा 8.8 को समझने की कोशिश करूँगा कि मेरा 8.8 कैसे लिखा जा सकता है। आप कहोगे इसकी पहली वैल्यू जो है ना 4, इसको 4 लिखो, प्लस फिर से 4 लिखो, प्लस 0.8 बाकी रह गया। आप कहोगे, तो मैं कहूँगा क्या ये आप देख पा रहे हो कि ये 4 + 4 + 0.8 क्या है, 20% ऑफ 4 है। आप कहोगे यस, देख पा रहे हैं, राइट। तो देखो ये 20% क्या है, ये रेट परसेंटेज है आपका। ये 4 क्या है,
उसके पहले साल जो 2 साइकिल्स का इंटरेस्ट है वो ये है, राइट। आप कहोगे पैटर्न बनता हुआ मुझे कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या मैं तीसरे साल का पैटर्न देख सकता हूं और उसको वेरीफाई कर सकता हूं? 20.7, अब आप कहोगे 20.7 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है 9 + 9 प्लस, ध्यान से देखना, 9 + 9 प्लस इस पर्टिकुलर वैल्यू का फिर से मैंने निकाला है कितना, 30% ऑफ 9, ठीक है, 30% ऑफ 9। सो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2.7, 18, 2.7। यानी एक पैटर्न मुझे मिलता हुआ दिखा कि अगर मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लिखना है, थर्ड ईयर का CI और SI का डिफरेंस लिखना है, तो उसके पहले वाले डिफरेंस से मुझे एक पैटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। अब जरा ध्यान से देखो वो क्या दिखा मुझे, मैं उसको जनरलाइज भी करूंगा आपके लिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको दिक्कत ना हो। मैंने आपको अभी क्या दिखाया कि जब 10% का केस था तो जो CI SI का डिफरेंस आया 3 सालों में, वो मुझे क्या मिलता हुआ दिखा, वो मुझे दिखा 1 + 1 + 10% ऑफ 1, ठीक है। जब यही वैल्यू मैंने 20% के केस में बात करा तो मुझे ये क्या मिला, मुझे मिला 4 + 4 + 20% ऑफ 4। और जो ये वैल्यू फाइनली कैलकुलेट हुई उसके आगे एक परसेंटेज का सिंबल लगाना है, वो मुझे मालूम है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब मैंने यहाँ पर 30% लिया तो देखो थर्ड ईयर में, थर्ड साइकिल में जो डिफरेंस आया वो क्या आया, वो वैल्यू आपकी आई 9 + 9 प्लस ये हो गया आपका 30% ऑफ 9। सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये था आपका 2.1, ये वैल्यू आपकी थी 8.8 और ये वैल्यू देखना क्या था 20.7, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सेकेंड ईयर की बात हो रही है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो हर एक वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, ये वैल्यू है आपकी 2 × 1 + 10% ऑफ 1। ये वैल्यू आपकी क्या है 4 + 4 यानी 2 × 4 + 20% ऑफ 4। मैं आपको चाहता नहीं कुछ आप याद करोगे, बस आप पैटर्न देखो खाली। ये है आपका 2 × 9 + 30% ऑफ 9, राइट। जनरलाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे निकालना है CI - SI थर्ड साइकिल का, केवल थर्ड साइकिल का, इंपॉर्टेंट शब्द है थर्ड साइकिल, तीसरे वाले का, 3 का नहीं, तो उस केस में ये क्या होगा आपका, राइट। उस केस में ये क्या होगा, ये वैल्यू आप कहोगे, ये वैल्यू मुझे देगा 2 × जो भी आपका CI और SI का डिफरेंस है, राइट, 2 साइकिल्स का, 2 साइकिल का हो या सेकेंड साइकिल का हो वो तो एक ही बात है, वो तो आ ही जाएगा, प्लस 10% नहीं लिखूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है तो ये R% ऑफ यही है CI - SI 2 साइकिल का, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो जब मैं थर्ड साइकिल का लिख रहा हूं तो मुझे लिखना है ट्वाइस ऑफ CI और SI सेकेंड साइकिल का, प्लस R% मुझे लिखना है CI और SI सेकेंड साइकिल का। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड साइकिल में मैंने आपको पूरा पैटर्न दिखाया कि 1 + 1 + समथिंग आया। देखो कैसे, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है। एक डिफरेंस तो 1 का बना, ये 1 बना, तो अगला जो डिफरेंस होगा जब आप थर्ड साइकिल में जा रहे हो, भाई 1 का डिफरेंस तो पहले ही बन चुका है 2 साल में। जब तीसरे साइकिल का मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ तो ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 1 आपने लिख दिया पहले ही, 1 से ज़्यादा बनना है। और ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी 1 + R% ऑफ 1, राइट। ध्यान से देखना, जहां पर 1 को आप लेके कंफ्यूज ना हो, 1 है इसके पहले साल का CI और SI का डिफरेंस। सेम चीज़ यहाँ हुई कि देखो 4 तो 2 साल में आ चुका है, 4 से ज़्यादा आएगा, और कितना यहाँ हो गया 4 + R% ऑफ 4, राइट। जहाँ पर ये 4 क्या है, CI SI का डिफरेंस है 2 साल का, और वो R की वैल्यू 20% है एक्चुअली। यहाँ पर जो मेन जनरलाइजेशन है आपका ना, यहाँ 10% था, यहाँ 20% है, वो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिया CI और SI थर्ड साइकिल का, ठीक है, कि थर्ड साइकिल का डिफरेंस ये होगा। देखो जब परसेंटेज सिंपल होते हैं ना तो ये वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होती ही नहीं है। जैसे इसी को मैं आपको दिखाता हूँ कि 10, 20, 30 है तो क्या ही दिक्कत है। आपने कहा कि भाई 10% की बात आप कर रहे हो, 3 साइकिल आपने लिया है, 10%, 10%, 10%, तो आप वो इसमें क्या ही मुश्किल है। अगर मैं 100 लेके शुरू करूँ तो ये 10 है, ये 11 है, ये आपका 12.1 है, राइट। ये आता है कि नहीं आता है। तो आप कहोगे यहाँ पर आप SI अगर आप लिखते हैं यहाँ पर, तो SI में यहाँ भी 10 आता, यहाँ भी 10 आता, यहाँ भी 10 आता।
आप देखो ना ध्यान से कि ये वैल्यू आपकी क्या है 0 पहले साइकिल में, दूसरे साइकिल में 1, तीसरे साइकिल की ही बात अगर करोगे आप तो 2.1। परसेंटेज के टर्म में परसेंटेज लगा लो, कोई तकलीफ ही नहीं होगी, ये तो हम खुद ही देख सकते हैं सक्सेसिव चेन से, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपको मैंने बोला कि 20% का निकालो तो 20% में आप कहोगे यहाँ 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, CI की बात कर रहा हूँ तो 20% आपको क्या देगा, यहाँ 20 देगा, फिर ये इस स्टेज में आपको 24 देगा क्योंकि ये 120 बनेगा वो तो 24 आएगा, 144 बनेगा यहाँ पर तो आपका ये आपका वैल्यू जो 20% आप निकालोगे तो 28.8 आएगा। अब आप अगर SI यहाँ पर लिखते तो यहाँ तो 20 ही आता, यहाँ भी 20 आता, यहाँ भी 20 आता, तो आप अगर परसेंटेज के टर्म में CI और SI का डिफरेंस यहाँ लिखते तो इस केस में तो 0 आता, सेकेंड साइकिल में आपका 4% आता, थर्ड साइकिल में आपका कितना आता 8.8% का आता, राइट। तो जब परसेंटेज आसान है तब आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, आप तो एरो बना के सक्सेसिव परसेंटेज चेन से ही निकाल लोगे। पर मैंने आपको जो पैटर्न दिया है वो ये ऐसा पैटर्न दिया है कि आप आराम से इसको लिख सकते हैं किसी भी परसेंटेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि रेट परसेंट मान लिया 12% है, तो उस केस में आप सक्सेसिव में जब 12% आप 3 बार लगाओगे ना, 12% 3 बार आप लगाने जाओगे ना तो आपको दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इंटेंसिव हो जाएगी। हर स्टेज की वैल्यू निकालने में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, निकल वहाँ से भी जाएगा, राइट, पर टाइम लग सकता है थोड़ा सा। इस मेथड का फ़ायदा क्या है, आप कहोगे 2 साइकिल की अगर बात करें CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स तो वो तो सीधा सीधा पता है कि 1.44% होता है, राइट। 12 स्क्वायर किया 144 आया, 100 से डिवाइड किया 1.44% मिला। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे CI और SI चाहिए थर्ड साइकिल का चाहिए, तो आप कहोगे थर्ड साइकिल का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा परसेंटेज का सिंबल आप बाद में लगाना, यहाँ पर लगाओगे आप कहोगे ये हो जाएगा 2 × 1.44 हो जाएगा प्लस ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है इसका 12% और निकालना है, तो 12% ऑफ 1.44 मुझे और करना है। तो आप कहोगे ये वैल्यू तो साफ साफ मुझे दिख रही है कि ये 2.88 हो गई प्लस ये जो 12% निकालना है आप इसको 144 सोच लो, बाद में डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 144 का 10% निकालोगे तो 14.4 आएगा, फिर आप 1% निकालोगे तो 1.44 आएगा, डबल किया तो 2.88 आया। ये वैल्यू आपने सम की तो आपको आ गया 17.28। 17.28 जब आपका आ गया तो आपको डेसिमल ही तो लगाना है, डेसिमल लगाना है तो 2 प्लेस डेसिमल आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.1728। एक तरीका और भी था सोचने का, 12% ऑफ 1.44 को ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, 12 × 12 × 12 ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि 144 भी 12 × 12 होता है। मैं डेसिमल को भूल चुका हूँ। साथ ही साथ आप देखो अगर 1.44 का 12% निकाल रहे हो, 1.44 का अगर आप 10% निकालते तो 0.144 आता। 12% क्या होगा, मतलब आपका नंबर जो है डेसिमल से ही शुरू होगा, 0.144 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आपको पता है ये 12 क्यूब बनाएगा, 12 क्यूब पता है आपको 1728 होता है, डेसिमल यहीं लगाओगे। अगर आपने डेसिमल यहाँ लगा दिया तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, नंबर तो मुझे इसके आसपास चाहिए। अब आपके इस क्वेश्चन में क्या ही बचा है, परसेंटेज का साइन यहाँ लग गया, आपको डिफरेंस निकल गया कि नहीं निकल गया, अब तो सामने कुछ रह ही नहीं गया ना, अब तो सीधा सम करना है, इसके अलावा आपके सामने कुछ ही नहीं है। तो ये आपका बना देगा 3.0528%। तो ये 12% पे भी इसने डिफरेंस निकाल के मुझे दिखा दिया कि 3.0528% का डिफरेंस आएगा थर्ड ईयर में, तीसरे साल में इतना डिफरेंस आएगा। थर्ड ईयर का डिफरेंस है आपके सामने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे केवल थर्ड ईयर नहीं पूछ सकता है, आपसे टोटल 3 इयर्स का पूछ सकता है। जैसे मैं यही सवाल अगर ले लूँ आपसे और मैं आपसे पूछता कि मुझे बता दो कि CI माइनस SI 3 साइकिल्स का टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे देखो 3 साइकिल्स का टोटल मतलब पहली साइकिल कोई अंतर नहीं आया, दूसरी साइकिल इस केस में कितना अंतर दे रही है आपको, आप कहोगे 1.44% का अंतर दे रही है, तीसरी साइकिल आपको कितना अंतर दे रही है, वो वैल्यू यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है 3.0528%। ठीक, तो इसका जो सम होगा वो टोटल 3 साइकिल्स की वैल्यू आपको देगा, तो ये आपकी हो गई 4.4928% आपका निकल के आ जाता है, अगर 3 साइकिल की कंबाइंड बात हो रही होती तो 12% वाले केस में, राइट। तो मैं आपको जरा थोड़ा सा दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, रटना नहीं प्लीज़, मैंने आपको पूरा समझाने के लिए इतना डिटेल्ड में डिस्कशन किया है कि CI माइनस SI आपके सामने अगर 2 साइकिल की बात की जाए तो वो आपको पैटर्न पूरा मालूम चल चुका है, वो आप निकाल ही लोगे। तो CI माइनस SI अगर मैं आपसे पूछूं
कि मुझे थर्ड साइकिल का चाहिए, तो वो आपको मालूम चला है क्या है, वो है आपका 2 इंटू CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स आप लिख दो या सेकेंड साइकिल लिख दो। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चला है कि प्लस जो भी रेट परसेंट होगा R% इसी वैल्यू का CI माइनस SI सेकेंड साइकिल का, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा सेकेंड साइकिल, 2 साइकिल्स ऐसा करके। लेकिन अगर मैं आपसे CI माइनस SI पूछता पूरे 3 साइकिल का, 3 साइकिल्स का टोटल, राइट, तो आप कहते हैं इसमें सेकेंड साइकिल वाला डिफरेंस भी काउंट होगा, ठीक है। तो आप CI माइनस SI सेकेंड साइकिल भी इसमें जोड़ते, आपको पता है पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाती, आपकी पूरी वैल्यू हो जाती 3 इंटू CI माइनस SI फॉर 2 साइकिल्स, है ना, 3 टाइम्स हो जाता है ना, क्योंकि ये एक बार और जुड़ जाएगा इसके साथ, राइट, प्लस R% ऑफ CI माइनस SI 2 साइकिल्स, राइट। बहुत ही आसान है, मतलब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो वैल्यूज आपके सामने दी हुई हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले लो, जैसे मैं कहता कि मेरे पास 10% वैल्यू है, 10% के लिए मैं पूछता आपसे, मान लिया कि मुझे CI और SI चाहिए 3 साइकिल्स का, तो CI और SI अगर आपको 3 साइकिल का चाहिए तो आप कहते हैं कि ये हो जाता, पहले तो 2 साइकिल का निकाल लो, वो तो तुरंत निकल जाएगा, स्क्वायर किया, 100 से डिवाइड किया, 1 आ गया, राइट। तो जब वो वैल्यू आपकी 1 आ गई तो आप कहते हैं 1 इंटू 3, राइट, 1 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 3 हो गया, है ना, प्लस उस 3 का 10%, ध्यान देना, ये वैल्यू आपकी हो गई 3 इंटू ये वैल्यू CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स निकाला आपने, 1 आया, तो 1 इंटू 3 आपका 3 हो गया, प्लस R% आपको निकालना है किसका, CI और SI का 2 साइकिल्स का, तो वो वैल्यू 1 है, 1 का 10% निकाला तो आपको क्या मिला 0.1, तो वैल्यू आपने क्या लिख दी 3.1, अल्टीमेटली क्या होगा, परसेंटेज में होगा, जो भी वैल्यू आपके सामने लिखी है वो अल्टीमेटली परसेंटेज में है। और वो परसेंटेज में क्यों आएगी, क्योंकि इवन CI माइनस SI 2 साइकिल का परसेंटेज में ही आपको लिखना है, इसलिए मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया। तो आप उनको कैलकुलेट करके बाद में परसेंटेज का साइन एक लगा देना अपनी तरफ से, है ना। तो 3.1 का डिफरेंस आएगा अगर आप 3 साइकिल का कंबाइंड डिफरेंस की बात करें तो, ठीक है। आप जरा एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको यहाँ कहीं ना कहीं नोट डाउन करनी है और आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड भी करना है कि जब हम इस तरह के सवालों को डील करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना है आपको, जो आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। कि CI माइनस SI मैंने आपके सामने लिखा कि ऐसे वैल्यू आ गई 3.1 निकल के आ गई, राइट, 3.1 निकल के आ गई। अब जरा एक चीज़ आप और ध्यान से यहाँ पर देखते तो थोड़ा सा और बेहतर रहता कि मैं जो CI माइनस SI लिख रहा हूँ ना 3 साइकिल्स का, राइट, जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, कुछ परसेंटेज के लिए लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 10% लिया तो मैंने बताया कि 1 इंटू 3.1% बना देगा ये, ठीक है, अगर आप निकालोगे। अगर आपने 20% लिया होता तो क्या होता, आप कहते हैं ये बना था 4, 3 साइकिल है तो 4 इंटू 3 बनता है 12 बना, और फिर आपको क्या करना पड़ता कि जो CI माइनस SI आया 4, आपको इस 4 का आपको 20% निकालना पड़ता, 20% ऑफ 4 आपका 0.8 बना था, तो ये बना देता आपको 12.8% वैल्यू आ जाती, ठीक है, 12.8% वैल्यू आ जाती, 3.1 12.8, ऐसे किसी भी वैल्यू के लिए आप ये वैल्यू उठा के लिख सकते हो। और जब ये वैल्यू परसेंटेज में निकल गई, 3 साइकिल की बात हो रही है, राइट, परसेंटेज में निकल गई, तो आप प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस भी निकाल सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, राइट। अब देखिए आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने करी हैं, अभी 3 ईयर्स का आपने देख लिया। अब जरा 4 ईयर्स का भी एक बार पैटर्न देखें, ठीक है। 4 ईयर का पैटर्न क्या है, 2 ईयर से हम 3 ईयर लिख पा रहे हैं, और 3 ईयर से अगर हमें 4 ईयर्स पे जाना हो तो हम क्या करेंगे, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है आपके सामने जो आपको समझना है। पैटर्न को ही ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उस पैटर्न को जनरलाइज करके हम कुछ निकाल पा रहे हैं यूजफुल। तो आपको देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर आया, जो 2.1 है मेरे सामने, अब मैं इसको कैसे देख पा रहा हूँ, मैं अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखूँ 3.31 को, तो ये एक तो 2.1 मेरे पास है, राइट, एक मेरे पास 1 है, एक मेरे पास 2.1 है, प्लस मेरे पास 10% ऑफ 2.1 है। जरा देखो इसका सम क्या आ रहा है, ये वैल्यू आपको दे रहा है 3.1 प्लस 0.21 यानी 3.31 आ रहा है, राइट। क्या ये पैटर्न यहाँ भी होल्ड कर रहा है, मैं लिखता हूँ 4 है, 8.8 है, प्लस क्या मेरे पास 20% ऑफ 8.8 करने से ये आ रहा है। आप कहोगे कि देखो 12.8 तो मुझे मिल रहा है, इसमें कहीं कोई
तकलीफ नहीं है, राइट। 12.8 तो मुझे मिल गया, लेकिन जब मैं 20% ऑफ 8.8 कर रहा हूँ तो ये मुझे देगा क्या, ये आपको बहुत आसानी से देखना है कि क्या मुझे टोटल वैल्यू मिल रही है। 12.8 निकाला, 8.8 का 20% आप निकालोगे तो 1.76 बनाएगा। ये 1.76 मैंने आपके सामने लिखा तो आपको 14.56 बनता हुआ दिखा, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे और इस वैल्यू को आप चेक करने की कोशिश करोगे तो 9 है, 20.7 भी है, प्लस क्या ये 30% ऑफ 20.7 है, तो आप कहोगे ये तो हो गया 29.7 प्लस 20.7 यानी 2.07 का 30% 6.21 बनाएगा। आप कहोगे कि यस ये 35.91 आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं अगर इस वैल्यू को आपके सामने लिखूं तो आपको तुरंत ही क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि 4 इयर्स के केस में क्या हो रहा है। देखो 4 इयर्स के केस में क्या हुआ है, आप इसको बहुत ध्यान से समझें। जो 4 इयर्स के सवाल यूजुअली आपके पास आएंगे नहीं एग्जाम में, और अगर आएंगे भी तो बहुत स्टैंडर्ड परसेंटेज के आएंगे जो सक्सेस से सीधा हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको पैटर्न दिखाया है। CI माइनस SI अगर आप 4 साइकिल्स की बात करोगे तो ये क्या लिखा मैंने, आप ध्यान से देखना। ये है CI माइनस SI जो आपका सेकेंड साइकिल का है, राइट, प्लस CI माइनस SI जो आपका है थर्ड साइकिल का है वो है, प्लस CI माइनस SI जो है आपका थर्ड साइकिल का, इसी का R% भी है, R% ऑफ CI माइनस SI फॉर थर्ड साइकिल। ये पैटर्न है अगर मैं निकाल रहा हूँ तो। एक्चुअली में आपको मैं अगर समझाऊँ तो पैटर्न जो है वो बहुत आसान है अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करते हो। देखो इसको बहुत ध्यान से, ये हो गया CI माइनस SI अगर 4 साइकिल का लिख रहे हैं तो सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल और प्लस आपका उसी थर्ड साइकिल का R%, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ आप फर्स्ट साइकिल भी लिख सकते हो कि CI माइनस SI फर्स्ट साइकिल, लेकिन वो होता है 0, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो CI माइनस SI सेकेंड साइकिल, CI माइनस SI थर्ड साइकिल प्लस R% ऑफ CI माइनस SI थर्ड साइकिल। जब 4 है तो मुझे सारे पहले लिख लेने हैं, उसके पहले वाले 1 2 3, 1 में तो कुछ मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, जो इस पैटर्न को भी अगर आप समझ लो तो आप किसी भी केस में आप निकालते चले जाओ, 5वीं साइकिल भी लिख पाओगे आप कहोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लस R% ऑफ फोर्थ साइकिल, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर क्लियर है तो फिर आपको कहाँ से कोई दिक्कत आने वाली है, आप कुछ भी लिख दोगे जो भी आपको निकालना है। किसी भी सर्टेन परसेंटेज के लिए आपको अगर 4 साइकिल का भी CI और SI का डिफरेंस चाहिए तो वो आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो। तो पैटर्न की क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आपको कुछ दिक्कत आती नहीं है किसी भी CI और SI को लिखने में, ठीक है। बाकी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं जिनका आपको CI और SI का डिफरेंस 3 साल का, देखिए 2 साल का तो आपको सोचना ही नहीं है, 2 साल तो आप ऐसे ही लिख दोगे। मैंने आपको बताया अभी कि 2 इयर्स का डिफरेंस लिखना है तो स्क्वायर कर 100 से स्क्वायर करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, हो गया। 3 साल का जो डिफरेंस है वो निकालने का तरीका भी मैंने आपको आसानी से बता रखा है। स्टिल कुछ परसेंटेजेस हैं जिनका इस्तेमाल बार बार होता है, तो जब उनका इस्तेमाल बार बार होने वाला है तो उनके बारे में तो थोड़ा जानना हमें ज़रूरी है ना। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, और वो छोटा सा एग्जांपल क्या है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे CI और SI का डिफरेंस निकालना है, लेट्स से 3 इयर्स का, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस है ना जिनको आप ज़रा ध्यान रखो। जैसे 10% SSC के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, नॉट ओनली SSC बट बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो 10% के केस में आपने अगर वैल्यूज़ को देखना है तो आपको पता है कि आप 100 से स्टार्ट करके ये चीज़ आराम से विजुलाइज कर सकते हो। 110, 121, 133.1, इवन एक 10% और लगा लो, ये आपका हो गया 146.41, राइट। तो ये 4 साइकिल मैंने आपके सामने लिख दी, 10 10 10 10, राइट। और आपसे मैं पूछता कि बताओ मुझे CI माइनस SI मुझे 3 इयर्स का चाहिए, तो 3 इयर्स का केस अगर आपको देखना है तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है वो। एग्जाम में ये बहुत ध्यान देना कि 3rd ईयर पूछ रहा है या 3 ईयर पूछ रहा है, इस पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आप नहीं होना, टोटल 3 ईयर का मतलब टोटल, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक आया 33.1%। और अगर मैं आपसे बोलता कि बताओ SI कहाँ कितना है यहाँ का, तो आप कहते 30% होगा, 10 से 3 बार। तो CI माइनस SI
अगर मैं निकालता टोटल 3 ईयर्स का तो वो वैल्यू कितनी आती सर? वो वैल्यू आपकी निकल के आती 3.1%। देखो इसमें ना 4 साल के भी सवाल आए हुए हैं, लेकिन परसेंटेज कितना था? परसेंटेज आपका 10% ही था। ठीक है, क्योंकि जब भी आपसे वो 4 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछना चाहेंगे ना, ध्यान रखना परसेंटेज आपका 4 ईयर्स यही होगा। मतलब स्टैंडर्ड परसेंटेज 10% ही पूछते हैं, फिर बहुत पॉपुलर है वो 4 ईयर का केस 10% के साथ। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड है जो आप ध्यान रखो, बाकी मैं समय समय पे आपको बताता रहूँगा कि क्या और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 ईयर्स की बात करेंगे, CI और SI का डिफरेंस निकालना है। यहाँ 3.1% हो गया। अब 4 ईयर में मैं आपको वैल्यू लिखाता हूँ, ध्यान से समझना। 4 ईयर में आपको हो गया 46.41% आपका टोटल CI हो जाएगा, 46.41%। और टोटल SI कितना हो जाएगा? 440%। 10 चौका 40, 40%, 6.41% आपका डिफरेंस होगा। राइट, तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना 10% के केस में कि क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। ये हो गई। अब आपके सामने जो मैंने 10% के केस में इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बताई हैं, CI और SI का डिफरेंस 3.1%, 3 साल में आया, 2 साल में 1% का होता है, 21 और 20 वो मालूम ही है, 4 ईयर्स में 6.41% होता है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। फिर हम बात करते हैं 20% की, जो अनदर इंपॉर्टेंट केस है CI और SI का। तो CI और SI फॉर 2 ईयर्स तो मालूम ही होता है, अगर 20% लिया तो 4% होता है। मुझे बात करनी है टोटल 3 ईयर्स की। राइट, जो इंपॉर्टेंट है टोटल 3 ईयर्स। 100 से स्टार्ट कर लो, 100 से स्टार्ट करके आपको हो गए 20% अप, 120 बना देगा। फिर से 120 से आपने 20% अप किया तो ये वैल्यू आपको 144 बना देगा। फिर से आपने 20% अप किया तो ये आपको 172.8 बना देगा। फिर से अगर आपने 20% अप किया इसको तो 34.56 आप ऐड करोगे और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 207.36। राइट, तो कुल मिला के मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपसे इस केस में CI माइनस SI फॉर सब कुछ आराम से आपको दिखेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है? 44 का है CI में। यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है? 72.8 का है। यहाँ से यहाँ तक पूरा गैप क्या है? आपको ये 107.36 का है गैप। तो ये परसेंटेज के टर्म में आपकी CI वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है परसेंटेज में। 100 अगर 207.36 हो जाता है तो वो क्या है? 107.36% का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स अगर पूछूं 20% के केस में, 2 ईयर्स के केस में तो 4% होता है ना। लिख लो, अगर कोई भी डाउट है सर, या फिर आपको जो एक्सप्रेशन बताया वहाँ से कैलकुलेट कर लिया करो। 3 ईयर्स का मतलब 3rd ईयर नहीं, 3 ईयर्स टोटल 72.8 माइनस 60%, क्योंकि 72.8% कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 60% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 12.8%। CI माइनस SI आपका हो गया 4 ईयर्स आपको लिखना है सर, टोटल 4 ईयर्स, 4th ईयर नहीं है, 4 ईयर्स। तो 107.36 माइनस 80 ये हो गया आपका 27.36%। टोटल 4 ईयर्स का अगर आपको कैलकुलेट करना है CI और SI का डिफरेंस, तो वो आपका हो गया 27.36%। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो ध्यान रखना, जो हो सकता है एग्जाम में सीधे इस्तेमाल हो जाए। 10 और 20 का, बाकी ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल का किसी का भी ध्यान ही नहीं देना है, जब ज़रूरत होगी एग्जाम में तो निकल भी आएंगे सब। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ और परसेंटेज वैल्यूज़ हैं। मैं आपको 2 ईयर्स इसलिए नहीं बोला कि 2 ईयर्स बहुत आसान हो चुका है, 2 ईयर्स तो आप लिख ही दोगे। राइट, 2 ईयर्स लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 ईयर्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यू ले लो जो इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ ताकि थोड़ी कैलकुलेशन भी आप करके देख पाओ। एक तो 5% इंपॉर्टेंट है, राइट, एक आपका 15% इंपॉर्टेंट है, और एक आपका 25% इंपॉर्टेंट है 3 ईयर में। ओके, 10 का बता चुका हूँ, 20 का बता चुका हूँ। आप 3 ईयर में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो 5, 15 और 25 का 3 ईयर्स का टोटल CI और SI का डिफरेंस परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो। और कैलकुलेट कैसे करना है तरीका आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सक्सेसिव लगाना है तो सक्सेसिव लगा के देखो, लेकिन वहाँ आप थोड़ा परेशान हो जाओगे इन परसेंटेजेस में, हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो जाओ। ठीक है, ऑल्दो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि 5% क्या होता है, 10/2% होता है, तो वो निकल जाएगा। या फिर आप इससे 2 ईयर्स निकाल सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूँ ताकि कैसे करना है अगर आप ये करना चाहो। जैसे 5 है, आपको 5 में आपको पता है ना कि 2 ईयर्स का डिफरेंस कितना होगा, 25% होगा। 2 ईयर्स का डिफरेंस इतना आएगा कि नहीं आएगा, 0.25% आ जाएगा ना। स्क्वायर किया, 100 से डिवाइड किया। अब अगर आपको इससे 3 ईयर्स लिखना है तो मैं आपको बता चुका हूँ 3 ईयर्स कैसे लिखोगे। 3 इंटू ये हो जाएगा 0.25
प्लस इसी का 5% और 5% ऑफ 0.25, तो ये हो गया आपका 3.3 इंटू 1.25 आपको दे देगा 0.75, और ये वैल्यू आपको देगा 5% ऑफ 0.25। 5% 10% निकालोगे आप तो बनेगा 0.025, 5% निकालोगे तो बनाएगा ये 0.0125, इसमें ऐड करो 0.0125, ये वैल्यू आपकी बनाएगी 0.7625। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 0.7625% होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 3 ईयर का मतलब मेरा है 3 साइकिल्स, जहाँ पर ये 1 साइकिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो नेट 3 ईयर्स का चेंज आता है वो 0.7625% आता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि इस परसेंटेज का कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बता दो कि आपका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है। बता मत दो कि एक्चुअली इस पर क्वेश्चन बनते हैं सीधे। तो इस परसेंटेज का आपको जैसे 10% के केस में क्या बना 3.1, राइट, आपका वैल्यू कितना बना 33.1% माइनस 3.1%, उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट जानने की ज़रूरत नहीं है। 31/3.1 लिख दोगे ना आप सीधे 100 से डिवाइड करके, वो डिवाइड भी नहीं होगा, सिंप्लीफाई भी नहीं होगा आपको, तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ये जो वैल्यूज़ आपके सामने लिखी है इनके फ्रैक्शन इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट लगाते हैं, सीधा सवाल बनाते हैं एग्जाम में। तो देखो एक हिंट देता हूँ, बाकी दोनों का आपके जिम में छोड़ता हूँ कि आप उनका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट खुद निकालोगे, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी। ये निकालना है तो पहले इस परसेंटेज को छोड़ दो, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, बाद में लगाएंगे। ये हो गया 0.07625, 1% छोड़ दिया, ध्यान रखना, बाद में 100 से डिवाइड करेंगे। इसको मैं ब्रेक करूं, जैसे मैं आया हूं वैसे मैं ब्रेक करूंगा ताकि आपको पता चले कि आसानी से कैसे होगा ये। 0.75 प्लस 0.0125, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे ये वैल्यू सीधा सीधा है 3/4। ये क्या है मैं कहूँगा, आप कहोगे कि ये अगर केवल 0.125 होता तो ये 1/8 होता, लेकिन ये 0.125 नहीं है, ये 0.0125 है, तो मैं कहूँगा फिर तो ये 1/80 होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही। फिर आप 80 को एलसीएम ले लो, तो 4 × 20 ये बना देगा इसको 60, 20 × 3, राइट, प्लस 1, यानी ये कितना बन गया 61/80। पर इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 61/80 मत लिख देना, आप सरासर गलत हो जाओगे। कैसे 61/80 अगर आपने लिखा तो ये परसेंटेज जो मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था ना 2 zeros और आएंगे, वो नीचे लगाओ। दूसरा भी वेरीफाई करने का तरीका था, अगर आप ये 0 नहीं लगाओगे तो आप बताओ 61/80 रफली कितना परसेंट है, आप कहोगे 70% से ज़्यादा है। 61/80 70% से ज़्यादा है सर। जब 2 0 लगाओगे, 1 0 लगाओगे तो आप कहोगे कि 7% से ज़्यादा है, 1 0 और लगाओगे तो आप कहोगे 0.7% से ज़्यादा है। वैल्यू भी तो है ना ऐसी 0.7625%। आज एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है 61/8000, इसका ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ना आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि 3 इयर्स के केस में जो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर 3 साल का जो डिफरेंस होता है CI और SI का, 3 साइकिल का कंप्लीट डिफरेंस, वो 0.7625% होता है, जिसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 61/8000 होता है। ध्यान रखना, सीधे सवाल इस फ्रैक्शन पे एग्जाम में आए हैं, तो जब फ्रैक्शन पता होगा कैलकुलेशन आसान होगी, नहीं पता है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखें। यही काम आपको 15% के लिए करना है, ये निकालो और ये निकालो, 25% के लिए ये निकालो और ये निकालो, तो आपके परसेंटेज कितने हो गए मैंने आपको बताया परसेंटेज आपके हो गए 5, 10, 15, 20, 25। ये वो स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आपको CI/SI 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, प्लस 2 परसेंटेज वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसके लिए आपको CI और SI का 4 साल का डिफरेंस पता होना चाहिए, वो 10 और 20 है। ख़त्म हो गया। इतनी चीज़ें ध्यान रखो, बाकी अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है तो वो तरीका हमें पता है, वो कन्वर्ट कर लेना। वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से उस पर सवाल बनेंगे, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस हैं, और बनेंगे तो निकाल ही लोगे ना, आपको पैटर्न मैंने सिखाई दिया इसलिए, तो उनको ध्यान नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है, रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना नहीं है, इतना पेन मत दो ना दिमाग को, दग जाएगा, इतना ही ध्यान रखो जितना मैंने बोला, ठीक है। इस लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स, ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न
होना ही नहीं चाहिए, राइट। फिर मैं इससे रिलेटेड आपको और बातें भी बताऊंगा, ठीक है, और आपको बहुत आनंद आने वाला है अगले लेसन्स में। थैंक यू सो मच।